सुप्रभात, नमस्कार। एमपी के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे तौर पर बात करें तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले आज की तिथि पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की तिथि क्या कहती है, क्या खास है तिथि में, वो उस पर एक नज़र डालते हैं। विक्रम संवत 2080 श्रावण माह, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, 17 अगस्त 2023, दिन गुरुवार। तो आपको तिथि के बारे में हमने बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का इतिहास भी काफ़ी कुछ कहता है। आज के दिन क्या कुछ खास है वो भी आपको हम बताते हैं। और 1909 में आज के दिन मदन लाल ढींगरा जी का निधन हुआ था। आज उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और अगर हम मदन लाल ढींगरा जी की बात करें तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो है आज़ादी की आवाज़ बुलंद की थी। और यही कारण है कि उनको जो है फांसी की सज़ा जो है दी गई थी। और आज ही के दिन वो जो है शहीद हुए थे। वायली और लाल काका की हत्या के मामले में पेंटोनोविली कैद खाने में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1999 में तुर्की में भूकंप से लगभग 45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और ये एक बड़ी त्रासदी तुर्की में देखने को मिली थी, क्योंकि भूकंप इतना तीव्र था कि कोई कुछ समझ नहीं पाया था। और यही कारण है कि 45,000 लोगों को इस प्राकृतिक आपदा में अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश सेना थी उसकी पहली टुकड़ी स्वदेश के लिए रवाना हुई थी। तो ये कह सकते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद जो विदेशी सेना है उसने अपने स्वदेश जाना, अपने देश जाना आज से शुरू कर दिया था। इसके अलावा 1947 में ही सीरियल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक आयोग ने भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेडक्लिफ रेखा की स्थापना की थी। मतलब जो एलओसी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, उसकी स्थापना भारत और पाकिस्तान के बीच में की गई थी। और अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 2020 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पंडित जसराज जी का निधन हुआ था। अगर हम बात करें जसराज जी की तो ख्याति प्राप्त भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे और कई पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया था। इसके अलावा 2007 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 2007 में दशरथ माझी, जिनको बिहार का माउंटेन मैन भी कहा जाता है, उनका आज निधन हुआ था। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो दशरथ मांझी ने 22 सालों तक जो है एक पहाड़ को काटा था, और वो भी छेनी हथौड़े के कारण। यही कारण है कि उनको पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1939 में पुलिन बिहारी दास, महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी थे, उनका भी जो है यहाँ पर निधन हुआ था। वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो दर्शकों, ये आज के इतिहास की हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा क्या शुभ विचार है, क्योंकि हम कार्यक्रम की ये शुरुआत जो है शुभ विचार से करेंगे। और सीधे तौर पर हम देखें तो आज का विचार क्या कहता है, उम्मीदें वो विश्वास है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। उम्मीदें वो विश्वास है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। बिना उम्मीदों और विश्वास के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, उम्मीद अगर हमने छोड़ दी तो हम कामयाब नहीं हो सकते। इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और आपसे सबसे पहले आपको आज का विषय बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे आशा की, निराशा की और शिक्षा की। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जानेंगे, जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आशा, निराशा और शिक्षा, और क्यों हमने शिक्षा को आशा और निराशा और उसके बाद शिक्षा रखा है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप नोट कर लीजिए उन नंबर्स को। और ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करा देता हूं हमारे गेस्ट से। अजय गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के। इसके अलावा सुप्रसिद्ध चिकित्सक, मोटिवेटर, विचारक और चिंतक डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि बात जब आशा, निराशा और शिक्षा की होती है तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन आशा किसी भी बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। और बच्चा, हम देखते हैं कई बार रोता नहीं है तो माता पिता को चिंता भी होती है कि ये कहीं निराशा में तो नहीं है, बीमार तो नहीं है।
तो ये हाव भाव समझ नहीं आते। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को सुप्रभात कहता हूँ। आपने बहुत सही सवाल उठाया है और जो आपने अपनी लाइन बताई है उसमें आपने बोला है कि उम्मीद और कामयाबी। तो उम्मीद तो हर व्यक्ति के पास होती है, उम्मीद लोग रखते हैं, लेकिन उसको कामयाब करने के लिए हमको शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके लिए जो माँ होती है उसकी पहली शिक्षक होती है, उसका जो परिवार होता है वो उसकी पहली पाठशाला होती है जी। लेकिन दुनिया बहुत जटिल है और दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उस चुनौतियों के लिए हमको एक फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पूरी हर सभ्यता ने जी शिक्षा का कोई ना कोई नीति बनाई है, कोई ना कोई पॉलिसीज़ बनाई है और उसके आधार पे वो अपने आने वाले जनरेशन्स को तैयार करते हैं चुनौतियों को सामना करने के लिए। तो हमारे यहाँ भी हम जानते हैं कि शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय सरकार का होता है, गवर्नेंस का होता है, और इसमें हमने एक नई शिक्षा नीति अभी हमने लेटेस्ट लाई है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहलाती है। इसको 2023 में इसको मान्यता मिल गई है, ये लागू हो गई है जी। और इस शिक्षा नीति से पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी वो सबसे पहले 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो पहली शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1986 में फिर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त फिर से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और अभी लेटेस्ट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। इस शिक्षा नीति के पीछे जो हमारे सोच है, जो हमारे उसके शिक्षा नीति के पिलर्स हैं जी। वो है कि एजुकेशन जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो 4 उसके पिलर्स हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जी। इन 4 पिलर्स के आधार पे हमारी नई शिक्षा नीति जी। आज हमारे सामने आई है, जिसका जो उद्देश्य है वो है कि हम एक वाइब्रेंट नॉलेजेबल सोसाइटी बनाएं। जी। दूसरा, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल नॉलेजेबल सुपर पावर बने। सर बड़ी बात आपने कही है कि ग्लोबल नॉलेजेबल सुपर पावर बने, मतलब सीधे तौर पर, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है। हमारे साथ मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर अगर आपको से बात करें तो आशा निराशा की बात होती है और उसमें शिक्षा, क्योंकि आप बच्चों के बीच में भी काफ़ी रहते हैं लगातार, क्योंकि और चिकित्सक भी हैं, तो ट्रामा में जब कोई मरीज़ आता है तो उसमें भी एक उम्मीद जगाना होती है, क्योंकि उम्मीद छोड़ दी तो पेशेंट के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है, ऐसा आप भी मानते हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति में, हर उम्र के वर्ग में, खासतौर पर बच्चों में जो पहले दिखता नहीं था, एक निराशा का भाव ज़्यादा चल रहा है। जो आशा हुआ करती थी वो आजकल दिखती नहीं है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आकाश जी, आपका जो ये विषय है जीवन के प्रति बहुत ही जुड़ा हुआ विषय है, आशा निराशा और उसमें शिक्षा का योगदान। तो एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपने जो शुरुआत की थी कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रोता है या नहीं रोता, तभी से चीज़ें उसकी जीवन में चीज़ें की शुरुआत हो जाती है जी। तो यहाँ तो मैं कहूँगा कि जीवन में आदमी केवल एक बार ही रोता है और वो जो रोना होता है वो जीवन का उसका स्वागत है जी। क्योंकि बच्चा अगर पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो मेडिकल जो डॉक्टर अटेंड कर रहा होता है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि रोने से ही उसके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं और उसकी श्वास प्रक्रिया जो जीवन के आखिरी दिन तक चलती है वो केवल इमीडिएटली बर्थ के बाद रोने से ही शुरुआत होती है। तो स्वागत जो है, जो ये दुनिया है उसका स्वागत तो रोने से ही करती है, और नहीं रोता है तो उसको हम लोग रुलाते हैं। जी। तो रोना हमेशा हानिकारक नहीं होता और ना ही निराशावादी एक सूचक माना जाता है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि जीवन का हर अगला पल एक उम्मीदों से भरा होना चाहिए जी। और जीवन में आशा निराशा के अलावा आशावादी होना और निराशावादी होना, जैसे जैसे जो जीवन में हम आगे करते हैं, यात्रा बढ़ते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव जो है वो बदलते जाता है। जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और उन चुनौतियों को जब संघर्ष के साथ में व्यक्ति जीता है, लड़ता है और उससे जीत हासिल करता है, तो उसके पर्सनालिटी से ट्रेट बन जाते हैं कि वो
ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है। जी और आपने जब ये बात कही कि मैं जब अपने मरीजों को देखता हूँ जो ट्रॉमा सेंटर में जो है एक बड़ी दुर्घटना के बाद आते हैं, जो जीवन के कुछ लम्हे उनके हाथ में होते हैं, तो वाकई इसको मेडिकली भी कहते हैं, तो जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है उसके भीतर जो रसायन सिक्रीट हो रहा है, उसके जो हार्मोन्स हैं वो एक अलग लेवल के हार्मोन्स हैं। जो आदमी पेसिमिस्टिक है उसके हार्मोन्स अलग हैं। जी तो उसकी हीलिंग में, चोट लगने के बाद उसकी हीलिंग में, हमने कोविड में भी देखा और हम अक्सर दूसरे पेशेंट्स को भी देखते हैं, जी तो जो व्यक्ति जीवन से भरा हुआ है, जिजीविषा से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है, उसकी हीलिंग भी जल्दी होती है। तो आशा निराशा ये तो बहुत आवश्यक है। और शिक्षा, जैसा अजय सर ने कहा, तो शिक्षा का योगदान जो है वो क्या अनुभव वो सीखता है, क्या पाठ सीखता है, क्या लेसन सीखता है जीवन में, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में, इसका उपयोग शिक्षा के रूप में होता है। जी तो ये जीवन में आदमी को उम्मीदों से बनी हुई ज़िंदगी है, उम्मीदें होनी चाहिए बिल्कुल, और उस पर खरा उतरने की उसकी ताकत, उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। सर एक चीज़ हमेशा निकल कर सामने आती है, क्योंकि एग्ज़ाम का सेशन भी चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चों को एक डर में, मन के अंदर एक भय होता है, डर होता है कि हम पास होंगे कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाएंगे। और ये कहा भी जाता है कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। तो सर घबराना नहीं है, और क्योंकि आप बच्चों के बीच भी रहते हैं, कई बच्चे आपके पास आते भी हैं, तो वो भी आपसे संवाद करते हैं कि इस परेशानी का हल क्या निकले। और कई बार वो इतने निराशा में होते हैं कि वो मनोचिकित्सक के पास भी चले जाते हैं। तो सर यहाँ से कैसे निकले? आकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने किसी छात्र के और उसके इम्तिहान की बात करी है, तो एक भाव होता है जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ फेलुअर। वो फेल हुआ नहीं है, जी लेकिन उसको ये डर है कि कहीं फेल हो ना जाए। जी ये हो ना जाए घटना तो भविष्य के घर में छुपी है। ठीक है, इस वर्तमान, इस लम्हे में जो है हम क्यों एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलें। लेकिन बच्चे के आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो उसका जो परिवार है वही उसके लिए जानलेवा कारण बन जाता है कि बच्चों से पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा। जी और वो केवल अपने माँ बाप के उस विश्वास को पूरा करने के लिए जो है वो अपनी जी जान लगा देता है कि कहीं माँ बाप दुखी ना हो। मैंने 90% नहीं लेके आया, मैं 95% नहीं लेके आया। और ये जो फीलिंग है उसके अंदर में धीरे धीरे ये चीज़ पनपने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है कि उसने पढ़ाई करी, 90-95% के लिए नहीं आ पाए, वो 75-80 तक रह गया। तो वो ये अपना आत्मावलोकन नहीं करता है कि क्या कमी रहेगी जी उसके संघर्ष में, उसकी मेहनत में कितनी सच्चाई थी, कितनी ईमानदारी थी। वो उस तरफ देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ दिखेगा कि जिस समय पे उसे पढ़ना चाहिए था, हो सकता है कि वो अपने मोबाइल के साथ में प्ले कर रहा हो। जब उसका जो सहपाठी है वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, वो भाई कहीं और लगा हो। तो हम अपनी गलतियों को इतनी आसानी से नहीं आत्मसात करते हैं, और यही कारण होता है कि एक झूठा आडंबर सा झेल लेते कि मेहनत तो मैंने बहुत की थी, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर की गलती होगी, उसका मूड ठीक नहीं होगा। तो आत्मावलोकन जो है, ये मुझे लगता है कि एक परिवार जो है, जब बच्चा जब 3, 4, 5 साल का होता है, जब उसका ब्रेन परिपक्व होने की लगभग उस रीच में आता है जी, तो उस वक्त जो है जो पेरेंट्स हैं, जैसे सर ने कहा कि माँ प्रथम गुरु है, उसके बाद उसका परिवार, उसके बाद जो है वो जब पाठशाला में जाता है जी जी तो बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे होती है, ये एक बड़ा ही मैनेजमेंट है। बच्चे की जो एक अपब्रिंगिंग भी जो है, पालन पोषण, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। जी और उसके इन्वायरमेंट को हम कैसे उसको जी समाज में सौंपते हैं, वो जीवन के कुरुक्षेत्र में कैसे प्रवेश करता है, क्या उसके लिए उसके पास सब चीज़ें हैं, उसके तरकश में सब वाण हैं क्या, उसका एटीट्यूड है, उसका विश्वास है, उसका ट्रस्ट है, उसकी स्मार्टनेस है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला रूप ही जो है वो तय करता है कि वो आगे जाके जो है अपने जीवन में सफलता की ओर जाएगा, या वो एक फियर ऑफ फेलियर। हम सब ने एग्ज़ाम दिया हुआ, और मुझे मालूम है कि जी बिल्कुल एग्ज़ाम के पहले हार्ट बीट बढ़ जाती थी, धड़कन बढ़ जाती थी, क्योंकि ब्लैकआउट हो जाता है। जी। तो ये सारी की चीज़ें जो मुझे लगता है कि बार बार अभ्यास करने से इन सब चीज़ों पे विजय पाई जा सकती है। तो विजय अगर आपको पाना है तो अपने मन के अंदर का डर निकालना होगा, और इसी चीज़ को डॉक्टर साहब समझा भी रहे थे कि बच्चे की गलती हो सकती है, ना भी हो, लेकिन यहाँ अभिभावकों को भी समझना होगा कि जब वो बड़ा हो रहा है वो किस प्रोसेस में है, किन लोगों के साथ है, और पढ़ाई पर उसका कितना फोकस है। सिर्फ कह देने से, प्रेशर क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर सहयोग की भूमिका भी आवश्यक है।
और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दर्शकों ये फ़ोन इन लाइन कार्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके सवालों के जवाब दें, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करें, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एक बार जो है अपने सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। हमारे साथ अजय गंगवार सर लगातार बने हुए हैं। अजय सर, नई शिक्षा नीति की बात हो रही थी और यहाँ पर आज बड़ी तेज़ी से ये बात इस पर चर्चा भी हो रही है कि भारत को अब विश्व गुरु बनाना है। लेकिन विश्व गुरु बनाना है तो जो पहले हमारे प्राचीनतम शिक्षा पद्धति थी जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन वो अब वेस्टर्न कल्चर ने अपना लिए। लेकिन अब दोबारा से नई शिक्षा नीति के ज़रिए शिक्षा के द्वार खोलने की तैयारी है, ग्लोबली शिक्षा को कनेक्ट करने की बात हो रही है, कोर्स इंटरचेंज करने की बात हो रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि विश्व से कदमताल करने के लिए हमारी शिक्षा नीति कितनी कारगर है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि जो हमारा अभी तक ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके पहले जो स्थिति थी उसके बारे में एक लेटेस्ट यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन में एक रिपोर्ट दिया है, नो टीचर नो क्लास। उसमें जो परिदृश्य था वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं था। वो कहता था कि देश के अंदर लगभग 1.2 लाख के आसपास हमारे एकल शिक्षक विद्यालय हैं और ये भी 89% इसमें ग्रामीण क्षेत्र में है जी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आंकड़ा आया था कि मध्य प्रदेश के संबंध में कि 21,000 करीब शालाएँ ऐसी थी जिसमें एकल थी जी। लगभग हमको 11.16 इस रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों की आवश्यकता है। महिला शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। और एक इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की जगह निजी क्षेत्र में हमारे टीचर्स बढ़ रहे थे या एजुकेशन का हिस्सा जा रहा था, जबकि ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का क्षेत्र है जी। और उसमें ये भी देखा गया कि जो स्कूलों में आज मॉडर्न इस जो एजुकेशन आने वाली है, जो मॉडर्न चैलेंजेस आने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। तो उसमें पाया गया था कि जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसकी जो उपलब्धि है स्कूलों में वो केवल 18% के आसपास थी। उसमें भी ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में है। इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है। और जो हमारा GR है, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था, वो ज़रूर बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। 2001 में जहाँ वो 81% था, वही 1920 में आते आते वो 102 हो गया, 100% से ऊपर चला गया था। लेकिन जो हमारा रिटेंशन है, मतलब जो हमारी प्रतिधारणा की रेशो था स्कूल में, वो प्राइमरी स्कूल में केवल 74.6% है और माध्यमिक में 59.6% है। मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि यदि 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिट होते हैं तो मिडिल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक पाते पाते लगभग 55 बच्चे उस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो आज जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसने इन सबको ही बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उसको फोकस करके उन्होंने एक जो पॉलिसी को फ्रेम किया है, उस पॉलिसी में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अभी तक जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10+2, हम जानते हैं कि 10+2 सिस्टम था हमारा, मतलब आप पहली क्लास से पढ़ते थे और 12th क्लास तक जाते थे, वो एक गवर्नमेंट के बेसिक जिम्मेदारी था, केवल उतना। अब इस नई पॉलिसी में ये जो पीरियड है ये बढ़ के लगभग 15 साल हो गया है। तो जो बच्चा प्ले स्कूल में जाता था 3 साल से लेकर के 5 साल में जो जाता था, उसको की जिम्मेदारी भी अब सरकार ने ली है, उसके लिए भी योजना बनाई है। इसीलिए इसको हम जो नई शिक्षा नीति है उसको हम 5+3+3+4 कहते हैं। जो 10+2 था वो अब 5+3+3+4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो बच्चा पहले जो 3 साल है वो प्रिपरेटरी उसकी स्टेज होगी। तो पहली में वो 3 साल से वो स्कूल जाना शुरू करेगा, तो 3 साल वो प्ले स्कूल में जाएगा प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारा पहला 5 साल का है। उसके बाद हमारा से सर जिस तरीके से आपने पूरी शिक्षा प्रणाली को समझाया उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन सर सवाल ये भी आता है कि जैसे आप कह रहे हैं पहले 10+2 थी, लेकिन अब 15 ईयर्स की कर दी, तो ये एक बड़ी बात भी है। लेकिन सर इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि अब बच्चे को छोटे से स्कूल भेजने की परंपरा है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार को भी सरकार ने जोड़ने की कोशिश की और अब स्किल को बढ़ाने की ज़्यादा बात हो रही है। पहले हम देखते थे खेल होते थे स्कूल में, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए। अब सरकार की ये भी कोशिश है कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ खेलों को भी जोड़ा जाए
और रोजगार उन्मुखी जो प्रशिक्षण है उनको भी जोड़ा जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं 8th के बाद अगर किसी को 10th तक ही पढ़ना है तो उसको ITI की तरफ किस तरीके से मूव करना है, तो उसकी तैयारी भी स्कूलों में हो रही है और उसकी जानकारी भी बच्चों को दी जा रही है। शिक्षक उसके लिए भी लगातार बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो ये कैसा बदलाव है सर? ये बदलाव भी बहुत बेहतर बदलाव है। यदि हमको ग्लोबल अपनी पोजीशन बनानी है, विश्व में हमको अपना नंबर 1 पोजीशन पे जाना है, तो हमको स्किल की आवश्यकता है। और स्किल डेवलपमेंट जो है वो हम इस जो नई पॉलिसीज़ है उसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है कि 12वीं करने के पहले बच्चा किसी न किसी स्किल में जिसमें वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें उसको मौका मिले और वो वहाँ पे जा कर के अपने स्किल को डेवलप कर सके, ताकि जब वो 12th करने के बाद जब वो आएगा तो वो बेहतर रोजगार उसको उपलब्ध हो सके। तो रोजगार से जोड़ने की भी कोशिश सरकार की है और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति जो है निकल कर सामने आई है, लागू की गई है और इसका लाभ भी अब जो है बच्चों को मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे के जो अभिभावक हैं उनको भी विचार करना होगा। बच्चों को स्कूल पहुँचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, उनके अभिभावकों की भी है। और हमारी भी अपील है कि बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि शिक्षा का एक बार दीप जल गया तो पूरी परिवार जो है रोशन हो जाता है। निश्चित रूप से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और ये हमारा जो है लाइव कार्यक्रम है। आप फ़ोन कॉल के ज़रिए भी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे अपने जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको टेलीफोन नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन टेलीफोन नंबर्स पर कॉल करके आप जो अपने सवाल हैं, जो जिज्ञासा है, उनका समाधान पा सकते हैं। मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक बच्चों में बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि जब बात होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन कहा यह जाता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा, तो भगवान जी के सामने अगरबत्ती लगाते हुए नज़र आते हैं। कई बार ऐसा देखने में भी आया है और कहते हैं, तो आपके साथ भी कई बच्चे ऐसे आके मिलते होंगे, क्योंकि आप लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करते हैं। एक दिन भी आपने रखा है कि जब बच्चे आपके पास आते हैं या कोई भी आपको कॉल करता है तो आप उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तो सर, ये क्या पूरी परिकल्पना है? क्या सिर्फ आस्था के ज़रिए हम शिक्षित हो सकते हैं या निराशा से दूर हो सकते हैं? आकाश जी, मुझे जो आज की जो शिक्षा नीति है, जैसे सर ने बोला कि नई शिक्षा नीति आ रही है, इसको लागू करने से पहले जो आज की शिक्षा नीति है ये पूरी ब्रिटिशर्स पैटर्न पे आधारित शिक्षा नीति रही है जी, जो शिक्षा को केवल एक रोजगार का एक बेस बनाने के लिए काम करती है जी, मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी माँ बाप होते हैं जी, जिनके घर में व्यापार नहीं है, उनकी केवल एक ही चिंता होती है कि अच्छा पढ़ लिख के बच्चा क्या करेगा, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जी, और उसमें भी जो है मध्यम वर्गीय परिवार के पेरेंट्स की नौकरी जो है उनका ज़्यादा ध्यान होता है कि उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। जी, अगर कोई आज के इस मॉडर्न युग में बहुत से प्राइवेट जॉब्स भी हैं, बहुत अच्छे जॉब्स हैं, चैलेंजिंग जॉब्स हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर मन होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए क्योंकि आराम से ज़िंदगी चलेगी, पेंशन मिल जाएगी। एक थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है जी, और हम अपने सनातनी, अपने भारतीय जो शिक्षा थी, जो अंग्रेज़ों के पहले की शिक्षा थी, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, वो थी गुरुकुल की शिक्षा। तो वो एक गुरुकुल का जो सिस्टम है, आज भी मेरा जो अगर बस चले जी, जी, तो मैं फिर से पूरी इस शिक्षा को उस गुरुकुल पद्धति के साथ ही जोड़ दूँ जिसमें पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता था, उसके चरित्र निर्माण होता था। और वैसे भी जो है ये आंकड़े भी बोलते हैं कि जब जीवन में व्यक्ति उतरता है तो उसकी सफलता और असफलता 87% जो है उसके व्यक्तित्व पे, उसके एटीट्यूड पे आधारित होती है। उसकी जो एजुकेशन है जी, उसके एजुकेशन से कहीं ज़्यादा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपने ही व्यवसाय की बात करता हूँ तो हमारी क्लास में लगभग 150 स्टूडेंट थे जिन्होंने MBBS किया जी, और एक जैसा नॉलेज देने के बाद अपने जीवन के स्तर पे सब एक जैसे नहीं है जी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है जी। कोई कहीं बैठा हुआ तो कहीं बैठा, उनके सार्वजनिक जीवन में उनकी उपलब्धियां भी अलग अलग हैं जी। तो शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार से ही संबंधित नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का ओवरऑल चरित्र निर्माण कैसे हो रहा है जी। एक बच्चे के मन में स्कूल जाके जब शिक्षा लेता है तो उसका ध्येय केवल और केवल एग्ज़ाम पास करने का नहीं होना चाहिए जी। उस शिक्षा को कितने व्यवहारिक रूप से वो सीखता क्या है जी। अगर वो विद्यालय में जाता है तो सीखता क्या है, वो अपने सहपाठियों के साथ में तालमेल बनाना सीखता है, वो एक नए चुनौती को कैसे फेस करना है वो सीखता है जी।
उसे जीवन में जो है वो कॉन्फिडेंस दिलाना, कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। वो केवल और केवल हम देखते हैं कि आए दिन जब स्कूल में जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, कई एक्सटम्पर्स होते हैं, कई खेल की बात करी आपने, एक ओवरऑल एक बॉडी माइंड और सोल इसको अगर देखते हैं तो मुझे जो आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो प्राचीन हमारा सनातन काल था उसमें जो पंचकोशीय जो एक फंडामेंटल है जी जी कि आपके जो है एक फिजिकल बॉडी जो है वो पंचकोश पर आधारित है। जी जी तो हर कोश को कैसे हम उत्कृष्ट की तरह मतलब बेहतर हम बना पाएं, उत्तम अवस्था कैसे कर पाएं, उसके शरीर का, उसके मन का, उसके ज्ञान का, जी। उसके आनंद का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आज धीरे धीरे सर लौटूंगा आपके पास दोबारा लौटूंगा, पूरी बात भी आपसे समझूंगा। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से। जी ओपी सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन खास कार्यक्रम में। जी जी नमस्कार। जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चे जो अच्छी शिक्षा के प्रयास के बावजूद उन्होंने निराशा क्यों आ रही है सर, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपसे सीधे तौर पर सवाल है कि बच्चों में जो निराशा आ रही है अच्छी शिक्षा मिलने के बाद भी, उससे कैसे उभरें? आकाश जी, जो बच्चे एक उम्मीद के साथ में जी एक ऑलरेडी एक अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करके, एक टारगेट डिसाइड करके शिक्षा हासिल करते हैं जी कि मैंने अगर इंजीनियरिंग करी, मैंने आईआईटी करी, या मैंने बीए कर लिया, या मैंने एमकॉम कर लिया, मैंने एमसी कर लिया, या मैंने कंप्यूटर साइंस में कर लिया। जी अगर हम शिक्षा केवल एक टारगेट को हासिल करने के लिए लेते हैं कि इससे मुझे जो है फलानी कंपनी में जो है एक इतने लाख का एक पैकेज मिल जाएगा, और उसके बाद जो है इस डिमांड एंड सप्लाई में जहाँ पे संघर्ष होता है, जहाँ पे जॉब तो हर जगह अवेलेबल रहते नहीं है बेसिकली, तो वहाँ पे अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो वापस उसके भीतर में जो है एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इतने सालों साल का जो उसका एक एक्सपेक्टेशन है, एक आशा है कि वो पढ़ेगा लिखेगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद में दुनिया उसको हाथों हाथ ले लेगी, बिल्कुल जॉब मिल जाएंगे। तो अगर वास्तविकता देखें तो ये इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन ये असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाके कहीं ना कहीं उसको सफलता हासिल होती है। वो जो बीच का गैप है, वो विद्यार्थी जीवन खत्म होने के बाद में जब वो अपने इस कैरियर की तरफ जाता है तो बीच का जो लेटेंट पीरियड है उसमें समय लग सकता है। जी मैं बिल्कुल बच्चों से कहना चाहूँगा कि इसमें निराशा का भाव नहीं है। आपका वो जो पीरियड होता है वो आपकी एटीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का है। सर पर्सनालिटी तो प्रयास करते रहें, पर्सनालिटी तो बन जाती है, लेकिन सवाल यही आता है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, गोल भी सेट कर लिया, लेकिन कई बार चीज़ें ये आती है कि अच्छी शिक्षा मिल गई, लेकिन अच्छी शिक्षा के बाद जो जैसा कि आप भी बता रहे थे कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आदमी निराशा में डूब जाता है। तो उनको क्या टिप्स देंगे सर कि वो निराश ना हो? निराशा एक भाव है, आपका एक निराशा भाव है। मतलब जो है हम 10 लोग जो हैं अगर एक 100 मीटर की दौड़ पे लगें तो जी जो नंबर 1 पे पहुंचेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 9 लोग जो हैं वो निराशावादी हो जाएं। जी हमेशा एक नेक्स्ट मूवमेंट है। जी मैं ये नहीं कहता आज की डेट में कि जो है ये एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन अगर आप आए दिन जो है किसी युवा को देखते हैं, हम जो है कहीं भी भोपाल में चले जाएं तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि कोई युवा जो है माथे पे सिर मतलब बैठा हुआ हाथ रख के और बहुत ही निराशावादी है। लेकिन हाँ, ये उस वक्त स्पर्ट होता है जो उसने सोचा वो नहीं मिला। और अक्सर मैं तो इसमें भी समाज को दोषी मानता हूँ जी कि अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा या उसने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो सोसाइटी उसको किस नज़रों से देखती है, ये उसके भीतर का भाव है, जी ये फियर है कि वो सामने वाला क्या बोलेगा। अक्सर बच्चे इस भाव से, क्योंकि पीयर ग्रुप जो है उसका दोस्त हैं, उसके साथ 10 फ्रेंड्स हैं, उसमें 8 का सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हो पाता, तो एक कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा निराश होता है जी क्योंकि उसको सफलता मिली है, मुझे नहीं सफलता मिली। ये भाव जो है ये साइकोलॉजिकल भाव है और इसको निपटा जा सकता है, इसमें निराशा नहीं बोलना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि वो एक बार और फिर से जी बेहतर तरीके से जो है अपनी ताकत लगा के और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। और सफलता मिलती है जी सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं। जी सफलता उन्हें ही मिलती है जो संघर्ष करते हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ बात आशा, निराशा और शिक्षा की हो रही है। अजय गंगवार सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर आपसे मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आशा की बात हो गई, निराशा की बात हो गई, शिक्षा की भी बात हमने की,
लेकिन अभी जैसे एक कॉलर जुड़े थे, अच्छी शिक्षा मिल गई लेकिन रोज़गार नहीं मिलता और कई बार अच्छी शिक्षा के बाद भी बच्चे निराश होने लगते हैं। तो सर इसमें क्योंकि अब यही कारण है कि रोज़गार से शिक्षा को जोड़ने की बात की जा रही है, तो नई शिक्षा नीति में आप कैसे देखते हैं नई शिक्षा नीति को भारत को नंबर 1 बनाने के लिए रोजगार से जोड़ने के साथ साथ और क्या क्या कुछ खास इसमें सर तैयार किया गया है नई शिक्षा? आकाश जी, मैं डॉक्टर शर्मा साहब की बात के को ऐड करते हुए आगे बात करना चाहूँगा। जो अभी हमारे कॉलर्स ने बात किया कि हम अच्छी शिक्षा के बावजूद भी लोगों में निराशा है, और भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सुसाइडल केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि लड़कों ने अच्छे बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट वो सुसाइड कर लेते हैं। इस समस्या को इस नई शिक्षा नीति ने बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया है। इस नई शिक्षा नीति में यही बात को रखा गया है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और ग्रेजुएशन के में होंगे तो उस वक्त यदि आप चाहें तो आप अपनी कला और साइंस, क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर हमको जो बाहरी रूप से दिखाई देता है कि जो साइंस है या इंजीनियरिंग है या मेडिकल साइंस है, इसमें एक अच्छे रोजगार के अवसर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में जो अपनी खुद की प्रतिभा होती है, इनर उनका जो टैलेंट होता है, वो हो सकता है कि वो म्यूजिक में हो, उनका राइटिंग में हो, उनका लेखन में हो, लेकिन वो अपने परिवार के दबाव से या समाज के दबाव के कारण ऐसे ब्रांचेस में चले जाते हैं जो कि उनका अंदर से अंदरूनी उनका रुझान नहीं होता है। नई शिक्षा नीति ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, एक तो उसमें साइंस और आर्ट्स के बीच में कोई डिफरेंस हमने नहीं रखा है। यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका म्यूजिक में रुझान है तो वो म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हम समस्या को फेस कर रहे हैं युवाओं में, कि वो लोग किसी एक स्ट्रीम में जाते हैं लेकिन वहाँ पे फिर या तो वो निराश होते हैं या उनको लगता है कि वो उनका ज़िंदगी का गोल नहीं था, और उसके कारण उनमें आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। इसको नई शिक्षा नीति ने बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये शिक्षा नीति को हम इन स्प्रिंग जो उसकी भावना है यदि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन सब समस्याओं से हम निजात पा जाएंगे। तो इन सब समस्याओं से निदान पा सकते हैं, सर भी ऐसा बता रहे हैं, और नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है। डॉक्टर साहब आपके पास लौट रहा हूँ, जैसे सर भी इस बात को कह रहे थे, एक बड़ी बात है सर, बच्चों पर दबाव बना दिया जाता है। जन्म लेने के साथ ही एक माता पिता में अवधारणा हो जाती है कि मेरा बच्चा या बिटिया डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वो महत्वाकांक्षा जो है वो बच्चों से पूछा ही नहीं जाता कि आपको क्या करना है। कई बार ये भी देखने में आता है, और फिर स्थिति ये हो जाती है कि बच्चे का पैशन रहता है कि मुझे गिटार बजाना है या मुझे सिंगिंग करना है, लेकिन समस्या यहाँ ये आ जाती है कि माता पिता को तो इंजीनियर बनाना है, तो वो अंतर्द्वंद बच्चे के मन में चलता रहता है, और कई बार इसके कारण भी बच्चे निराशा में डूब जाते हैं। मुझे लगता है आकाश जी, ये एक परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, भला ही चाहते हैं, और उन्होंने जीवन देखा होता है। एक जो पेरेंट्स हैं वो लगभग 30 वर्षों का एक जनरेशन गैप होता है, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा है, जो कड़वे अनुभव लिए हैं, जो लेसन्स लिए हैं, वो सारे के सारे वो अपने बच्चों को कैसे दे पाएँ। अब यहाँ पे आपके परिवार का समन्वय कैसा है? क्या परिवार जो है कभी आपस में बैठता है, माँ बाप बच्चे जो है कभी दिन में एक बार ऐसे आत्मचिंतन के लिए बैठते हैं कि पूरे आवश्यकता क्या है कभी? लेकिन ये गैप होता है, जनरेशन गैप भी बोलते हैं इसको, कि कहीं ना कहीं वो वेवलेंथ ना मिल पाने पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा वो पूरा ना करे। और ये बचपन से होता है, ये चीज़ें बचपन से आती हैं कि हमने बच्चे को कुछ कहा और उसने पूरा नहीं किया, उसको डांट दिया, तो सबकॉन्शियसली जो है वो धीरे धीरे उसके मन में जो है एक भाव बनते हैं, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है, हम ये कहते हैं कि एक 35 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो 95% अपने अचेतन मन से ही चलता है, सबकॉन्शियसली उसके व्यक्तित्व तो अलग हो जाता है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि मनोभाव आना, निराशा होना, या कोई चीज़ चाहिए उसका ना मिलना और उससे निराश हो जाना, तो निराशा से मैंने जैसा कहा, मेडिकली भी सब कहते हैं कि वो जो एक डिप्रेशन के, एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक सैडनेस आती है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जैसा सर ने कहा। तो आए दिन जो है परीक्षा नहीं, जैसे ही रोज़ पेपर भरे होते हैं कि माँ ने जो है बेटी को बोला कि मोबाइल क्यों देखती रहती हो, और अगले पल जो है वो बेटी उठी और उसने जाके जो है एक गलत स्टेप उठा लिया। तो इस तरह के छोटे मोटे उदाहरण जो हैं, ये उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि वो जो मिट्टी है बहुत ही नरम है। बच्चा जो है जब तक 20-22 साल तक अपने
जीवन में नहीं जाता है तब तक वो कई तरह के मनोभाव से गुजरता है। तो उसका पूरा पूरा एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल शिक्षा का ही ये नहीं होना चाहिए कि केवल एक स्कूल में जाके टीचर्स ने ही पूरा उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, अकाउंटेबिलिटी ले रखी है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा समाज जो है, इसमें एक सोसाइटी है, परिवार है, परिवार के साथ में उसका पीयर ग्रुप, ये सबको मिलजुल के जो है इस विषय में सोचना चाहिए। और सरकार तो अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास करती है। देखिए जैसे सर ने बोला, कितनी मेहनत के साथ में जो है इस नई जो पॉलिसी आ रही है उसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वाकई मैं तो इसका स्वागत करता हूँ कि और मुझे लगता है कि हम उस शिक्षा नीति से निकल के जैसे तैसे अपना जीवन जीने के लिए आ गए, लेकिन आने वाला समय जो है भारत के लिए बहुत ही महान है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम धीरे धीरे करते हैं। और मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा कि भारतीयों का डीएनए बहुत अलग है। हम जिस भूमि से जुड़े हुए हैं उसका डीएनए बहुत अलग है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जनसंख्या आज विश्व में सबसे ज़्यादा है और आज भारत सबसे युवा देश है। तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। आज 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे वालों की है। भारत की एक औसतन उम्र जो है 29 साल है। जी निश्चित रूप से सर, औसतन उम्र 29 साल है। हम आपसे कार्यक्रम में चलते चलते एक संदेश भी जानना चाहेंगे। हमारे जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संक्षेप में उनके लिए सर 2 लाइन का एक संदेश चाहूँगा आप। युवाओं से तो मैं बोलूँगा कि कृपया करके अपनी शिक्षा को अपने जॉब से ना जोड़ें। नेवर बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। मैं तो ये कहूँगा कि स्वावलंबन जो है कि आज जो है, आज मैं देखता हूँ युवा जो है आवश्यक नहीं है कि नौकरी की दिशा में जाएं। छोटे छोटे अपने जो हैं लघु उद्योग हैं, हमारी सरकार ने जो है स्टार्टअप्स किए हैं, मेक इन इंडिया है, और बच्चों के लिए ढेर सारी ऐसी उपाय हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी, उसमें आप जाइए। कोई आवश्यक नहीं है कि पढ़ लिख के हम केवल नौकरी की तलाश करें। आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वावलंबन की तरफ जाएं, 2-3 लोगों को रोजगार दें। निश्चित रूप से सर, स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे साफ तौर पर इस बात को कहा है कि निराश नहीं होना है, स्वावलंबन की तरफ बढ़ना है। कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी। हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुलशन के बाग़बां है, 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 गुलशन के बाग़बां है। पहले वतन की जान है, हिंद के नौजवान है, सरहद के निगहबान है, गुलशन के बाग़बां है। इनके लहू ने देखो सींचा है जर्रा जर्रा, इनके लहू ने देखो सींचा है जर्रा जर्रा, इनके लहू ने देखो सींचा है जर्रा जर्रा, इनके लहू ने देखो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। एमपी में हम बात कर रहे हैं आशा, निराशा और शिक्षा की। रूपाली सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपसे मैं कार्यक्रम में ब्रेक के बाद शुरुआत करूँगा। हम बात यहाँ आशा, निराशा और शिक्षा की कर रहे हैं, और क्योंकि आप साहित्यकार भी हैं, लेखिका भी हैं, लिखती भी हैं, और हम देखते थे कि पहले के समय निराशा का भाव बच्चों में या किसी भी वर्ग में नहीं दिखता था, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करता था और दादी नानी की जो कथाएं हैं वो भी बच्चों को सुनने मिलती थी, लेकिन वो आजकल नहीं मिलती। तो आप कैसे देख रही हैं निराशा के भाव को और शिक्षा को? क्योंकि हम देखते थे कि शिक्षा कहीं ना कहीं दादा दादी हुआ करते थे या नाना नानी हुआ करते थे, उनसे भी मिल जाती थी कहानियों के जरिए, लेकिन वो अब लुप्त सी होती जा रही है। लुप्त मेरे ख्याल से इसलिए भी हो रही है क्योंकि परिवार एकाकी हो गया है। पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो दादा दादी, चाचा, काकी, ताऊ सभी लोग रहते थे। अब एकाकी हो गए हैं तो नेचुरली हम अलग हो गए हैं बच्चों से। तो हमारे जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनका जो जुड़ाव है आपस का वो नहीं हो पा रहा है। तो मैम मैं ये भी, क्योंकि आप लेखिका भी हैं, लिखती भी हैं, तो कुछ लाइनों के जरिए भी मैं समझना चाहूँगा। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कुछ चंद लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप लिखती भी हैं और एक कविता भी आपने अपने बेटे के लिए लिखी। जी बिल्कुल। मेरा बेटा जो था, जब मैंने जब लिखना शुरू किया तो अक्सर मुझसे बोलता था कि माँ आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए लिखती हो, लड़के के लिए क्यों नहीं लिखती हो? तो मैंने मेरे बेटे के लिए एक कविता लिखी हुई है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि नन्हे नन्हे कदमों से गिरता पड़ता बड़ा हो गया। कल तक जो मेरी उंगली थामे चलता था, आज अब मेरा हाथ थामे खड़ा हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। कल तक जो डर के मेरे आंचल में छिप जाया करता था, कल तक जो डर के मेरे आंचल में छिप जाया करता था, जरा सी बिजली से कौन जाया करता था, आज वो खुद आंधियों में खड़ा हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। कल तक जिससे मैं ज्ञात से ज्ञानी और आहा खाली सिखाती थी, कल तक जिससे मैं ज्ञात से ज्ञानी और आहा खाली सिखाती थी, आज वो खुद मेरा गुरु हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। ये टेक्निक जो है वो मुझे सिखाता है, क्योंकि टेक्निक में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं और आजकल के बच्चे जो हैं एडवांस हैं, तो वो मेरा गुरु हो गया है क्योंकि मुझे सिखाता रहता है। और इसी के आगे एक पंक्ति और है, मैं सुनाना चाहूँगी कि कल तक जिसकी कल्पनाओं में मैं रंग भरती थी, लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती थी, आज वो मुझसे कहता है माँ जी लो अपनी ज़िंदगी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या बात है। देखते ही देखते मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया, मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। बिल्कुल, बहुत शानदार जो कविता है वो आपने सुनाई है, लेकिन यहाँ समझना भी चाहूँगा, बेटा बड़ा हो गया लेकिन बेटे को चिंता भी हो गई और एक निराशा का भाव भी हो गया। तो वो निराशा के भाव को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बड़ी बात है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं लगातार हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, जब उच्च शिक्षित हो जाता है कोई भी बच्चा, उसको सबसे पहले रोज़गार की चिंता होती है कि कहीं से आय का एक स्रोत बन जाए, लेकिन कई बार वो नहीं बन पाता तो वो निराशा में डूब जाता है। तो इससे कैसे उभरें? क्योंकि आप लिखती भी हैं, आपने काफ़ी सुनाया भी, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि संयुक्त परिवार भी ज़रूरी है और एक जो संवादहीनता हो रही है, जिसको जनरेशन गैप भी, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उस जनरेशन गैप को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, जनरेशन गैप को तो हम इसी तरह दूर कर सकते हैं कि बच्चों को समय दें। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, सभी करते हैं, और आगे तो ज़रूरी भी है माता पिता दोनों का जॉब करना, क्योंकि महंगाई के इस दौर में एक व्यक्ति के काम से नहीं चलेगा। लेकिन हमें बच्चों को समय देना है। बच्चे अगर सवाल पूछते हैं, उनके सवाल का जवाब करना, उनको देना है, ना कि उन्हें चुप करना है कि नहीं मैं तो व्यस्त हूँ, मैं समय नहीं दे सकती। उनको समय दीजिए, उनका जो भी सवाल है उनको समझाइए, घर का जो वातावरण है, घर की जो प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करिए, उन्हें बताइए कि कभी मान लीजिए हमारे घर में कोई दिक्कत होती है तो हम बच्चों से शेयर करें। ये ना सोचें कि बच्चा तो छोटा है वो नहीं समझ पाएगा। आजकल के बच्चे छोटे ज़रूर होते हैं पर उनका जो मानसिक स्तर होता है हमसे कहीं आगे होता है, तो वो समझ सकते हैं, उन्हें समझाएंगे तो बिल्कुल समझेंगे वो। जी, तो ये हमारे साथ रूपाली सक्सेना जी थी जो साफ तौर पर बता रही थी कि बच्चों से संवाद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो बात रहेगी वो आप तक पहुंचेगी, और अगर आप तक पहुंचेगी
तो उसका हल भी निकलेगा। जब आप उसको परामर्श देंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो हल भी निश्चित रूप से निकलेगा। अजय सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय सर, आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि बात आ रही है टेक्नोलॉजी की, और नई शिक्षा नीति में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात भी कही गई है कि बच्चों को इंटरनेट से न सिर्फ जोड़ना है बल्कि ट्रेनिंग भी देना है, और किस तरीके से वो नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ अब भारत नॉलेज एक्सचेंज के तहत शिक्षा का आदान प्रदान कर रहा है, बच्चों को भी भेज रहा है। सर, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत क्लियर कट कहा गया है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को हम बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, जिस पे हम बुनियादी साक्षरता और उसका जो उनका ज्ञान है उसको उच्चतर गुणवत्ता के लिए लेकर के संसाधनों को लेकर हम एक राष्ट्रीय भंडारण उसको उपलब्ध कराएंगे। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा काम होना है, जिसपे कि पूरे वर्ल्ड के साथ हम अपना शेयरिंग करेंगे नॉलेज का। और ये जो बहुत बेसिक चीज़ है कि अब इस नई शिक्षा नीति में जो 6ठी से लेकर के 8वीं तक ही हम कंप्यूटर कोडिंग को लागू करने जा रहे हैं जी। वोकेशनल ट्रेनिंग उस पीरियड में दी जाएगी। तो जब तक बच्चा 12th करेगा तब तक वो कंप्यूटर से काफ़ी वाकिफ़ हो जाएगा, और उसके पास कोई ना कोई वोकेशनल एक स्किल होगा, जिसके जरिए अगर वो उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहता है तो उसको रोज़गार मिल सकता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को निराशा से हमको बाहर निकालना चाहिए, जी। उसके लिए भी इस शिक्षा नीति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। उन्होंने ये शिक्षा नीति चाहती है कि न केवल बच्चे बल्कि उनके अभिभावकों की भी जानकारी बढ़े, वो भी जागरूक बने। प्रत्येक छात्र की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको कैसे हम बढ़ाएं, इस पे जोर दिया जा रहा है। बच्चे की वैचारिक समझ पे जोर दिया जा रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे उसकी रचनात्मकता बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े जी। बिल्कुल। और जो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था जो पश्चिम की शिक्षा से और जो भारत में अभी तक हम लोग हायर एजुकेशन में देख रहे थे कि आर्ट और साइंस के बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। आर्ट के बच्चे जहाँ माना जाता है कि इतिहास, भूगोल या लैंग्वेज लेकर के चले जाते हैं, वहीं और साइंस के बच्चे जो है मेडिकल में या इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। और जब हमने देखा कि ज़िंदगी के आगे के मुकाम पे जब हम पहुंचते हैं तो केवल विज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता है, केवल कला आपकी मदद नहीं कर सकती। कला और विज्ञान का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और दुर्भाग्य की बात थी कि अभी तक की जितनी हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें बच्चे अगर साइंस में चले गए तो फिर वो ह्यूमैनिटीज से वाकिफ नहीं होते थे। और निश्चित रूप से सर, आपने बड़ी बात कही है कि कला और विज्ञान का समन्वय जरूरी है, और यही चीज जो है नई शिक्षा नीति में शामिल की गई है कि बच्चों को या शिक्षा को बांटा ना जाए, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। रूपाली जी हमारे साथ हैं। मैम, कहानियों की बात भी हो रही है, और बात करें क्योंकि आप साहित्य गुंजन आपकी पत्रिका भी है, उसमें भी आप लिखती हैं। बात करें कहानियों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पहले बच्चे निराशा में होते थे तो उनको ऐसी कहानियां दादा दादी सुनाया करते थे कि उनसे एकदम मानस बदल सा जाता था और एक पॉजिटिवनेस बच्चे के मन में आ जाती थी, जो आजकल देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, मैं तो क्योंकि संयुक्त परिवार में शुरू से रही हूँ और मुझे संयुक्त परिवार बहुत पसंद भी है। मेरी जो दादी थी वो मेरे पापा को कहानियाँ सुनाया करती थी, गीत सुनाया करती थी, और वही जो कहानी, गीत, लोरी जो है मेरे पापा मुझे सुनाते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही सब अपने साहित्य में लेकर आऊँ। बच्चों को कहानियाँ, गीत, एकांकी सभी मैंने लिखे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा खेल खेल में बच्चों को संदेश दिया जाए, क्योंकि हम बच्चों को मतलब सीख तो देना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा सीख देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो मैं मतलब मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में कोशिश करती हूँ कि हंसते बोलते खेलते खेलते उन्हें सिखाऊं, क्योंकि इस तरह से सीख जाते हैं बच्चे। और नई शिक्षा नीति में भी खेल खेल में ही सिखाने पे जोर दिया ऐसे गया है। खेल खेल में ही हमारे दर्शकों को भी, जो युवा हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी चंद लाइनें सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपने तो देखा आजकल मोबाइल का कितना जोर हो गया है, हर काम मोबाइल में होता है। तो बस मोबाइल पे ही मैंने दिवाली के समय मैंने देखा था कि एक कार्टून कहीं छपा हुआ था कि
एक मतलब बच्चे जो हैं दादी के घर गए हैं, लेकिन दादी अलग बैठी हैं और बच्चे सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं। जी, जी। तो बस उसी से संबंधित मैंने कविता लिखी थी कि माता पिता को शीश नवाकर, माता पिता को शीश नवाकर क्या बात। आशीषों से झोली भर लेना, मोबाइल को कोने में रखकर, मोबाइल को कोने में रखकर फिर मित्रों संग धूम मचा लेना। इस दिवाली ऑनलाइन नहीं कुछ ऑफलाइन भी कर लेना। मिट्टी के दिए खील बताशे, मिट्टी के दिए खील बताशे, माटी की ग्वालिन ले लेना। क्या बात। फुटपाथ पर आस लगाए मेहनत कश को खुशियाँ दे देना। इस दिवाली ऑनलाइन नहीं कुछ ऑफलाइन भी कर लेना। रंग बिरंगे दिए गेरू से फिर घर द्वार सजा लेना, रंग बिरंगी रंगोली गेरू से फिर घर द्वार सजा लेना। धूप दीप संग लंबी सी झालर फूलों से आंगन महका लेना। इस दिवाली ऑनलाइन नहीं कुछ ऑफलाइन भी कर लेना, कुछ ऑफलाइन भी कर लेना। कुछ ऑफलाइन भी कर लेना, मतलब बड़ी बात है। ऑफलाइन भी करना ज़रूरी है क्योंकि जी। शिक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात ऑनलाइन शिक्षा की भी सर बहुत हो रही है कि ऑनलाइन आजकल हम देख रहे हैं नॉलेज शेयरिंग भी हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं। और एक हमने ट्रेंड भी ये चल रहा है कि कई बार घंटों तक सिस्टम के सामने बैठने के कारण बच्चों को कई सारी परेशानियां भी हो जाती हैं। तो यही कारण है कि इसमें नई शिक्षा नीति में खेलों को भी उतना ही महत्व दिया गया है कि खेलों को भी शामिल किया गया। समय समय पर कैंपस में या इंटर स्टेट या नेशनल गेम्स भी आयोजित कराएंगे और जो प्रतिभागी खेल के सेक्टर में जाना चाहते हैं या बच्चे, वो भी जा सकते हैं। बहुत आपने आकाश बहुत सही बात पे इंगित किया है। जो सही नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये बात किया गया है कि जो आपका म्यूज़िक है, खेल है जी, या इस तरीके की जो विधाएं हैं उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। अभी तक की जो शिक्षा नीति थी, वर्तमान शिक्षा में जो पूर्व में जो शिक्षा नीति थी, उसमें ये था कि ये एक सहायक सब्जेक्ट के रूप में माने जाते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में खेल, म्यूज़िक, ड्राइंग, आर्ट्स, इनको भी हम एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। और इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो युवा पीढ़ी है इस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी और उनको अपनी जो डिग्री लेना है, डिग्री लेने में ये सब चीज़ें आड़े नहीं आएंगी। अभी तक ये माना जाता था कि यदि हमको डिग्री करना है तो हमको सिंसियरली पढ़ना है, हमको म्यूज़िक से, खेल से दूर रहना है। लेकिन नई शिक्षा नीति इसका समावेश कर रही है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात इस शिक्षा नीति के तहत है। सर हम कार्यक्रम की अंतिम बेला में हैं, चलते चलते आपसे संदेश चाहूँगा जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे। कार्यक्रम में अंतिम बेला में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवा दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब है कि हम किसी भी समस्या को 360 डिग्री के एंगल से देखें, केवल एक सीमित दायरे में ना देखें, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। तो सर ने बड़ी बात कही है कि 360 डिग्री आपको सोचना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं कि 90 डिग्री का एंगल बना लिया कि हमें यही हासिल करना था, नहीं, हर चीज़ पर आपको विचार करना होगा। रूपाली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। रूपाली जी, सर ने संक्षेप में एक कविता सुनना चाहूँगा, लेकिन 360 डिग्री की बात सर ने कही है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। मैं NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग स्कूल में भी जाते रहते हैं सर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ ना मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी अलग अलग उनको ऑप्शन दिए जाएं, क्योंकि अब ना काफ़ी बोलते हैं कि बच्चों के लिए ढेर सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो हमें बच्चों को बताना है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बन सकते, इंजीनियर भी नहीं बन सकते, और भी बहुत चीज़ें कविता की 4 पंक्तियाँ सुनना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, आओ नाचे मैं और तू। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, आओ नाचे मैं और तू। हुल्ल कबड्डी हुत्तू तू, हुल्ल कबड्डी हुत्तू तू, सांस रोककर भागे तू। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, आओ खेले मैं और तू। छुपन छुपाई हुला हू, छुपन छुपाई हुला हू, मैं छुप जाऊं ढूंढे तू। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू, क्या बात है मैम, कुकड़ू कू भाई बोले चू चू चू। क्या बात है। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, चिड़िया बोले चू चू चू। अमिया तोड़ के बैठा तू, मैं भागू पकड़ाए तू। क्या बात है, मैं भागे पकड़ाए तू। तो दर्शकों, आज हमने आशा, निराशा और शिक्षा पर बात की। अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।